नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा करंट और हॉट टॉपिक है इंडिया के अंदर। कि टिकटॉक बैन करो या फिर चाइनीज़ ऐप्स को बैन करो या फिर जूम को बैन करो या फिर इसको बंद कर देना चाहिए, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह भी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जैसे कि सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर हम लोगों ने 3 इडियट्स नाम की मूवी देखी, उन्होंने भी अपना एक वीडियो बनाकर इसके बारे में जारी किया है कि चाइना के ऐप्स हमें बैन करने चाहिए, चाइना के प्रोडक्ट्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। या ठीक वैसा ही है जैसा कि 1905 के अंदर लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज़ों के सामान के बहिष्कार की बात की थी, या स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी ने। इसी तरह से ये लोग भी चाइनीज़ ऐप, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी में भारत किस स्थान पर आता है और भारत ने अब तक क्या क्या नया कर लिया है। क्योंकि क्या सिर्फ एक चाइनीज़ ऐप को बैन करने से स्वदेशी टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 हो जाएंगे, और क्या किसी ऐप को बैन करने के बाद हमारे पास उस ऐप के विकल्प हैं, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरे एक मुद्दे पर हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो मुद्दा रहेगा कि क्या अमेरिका भी भरोसे लायक है। यदि आप चाइना को बैन करते हो तो अमेरिका भरोसे लायक है या नहीं है, या दोनों ही इक्वल थ्रेट्स हैं। ये सारी की सारी बातें अभी हम इस वीडियो के अंदर कुछ मिनटों के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं बात करता हूं कि जब हम चाइनीज़ ऐप को बैन करने की बात कर रहे हैं, इस ऐप को बैन करने की बात कर रहे हैं, जूम को, टिकटॉक को, वहीं कई लोग यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर्स करके उसके बारे में डिबेट कर रहे हैं। इसी तरह से कई सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो टिकटॉक के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाने वाले लोग तो बहुत ही मुश्किल से शायद उसको बैन करें, और बहुत सारे लोग जो उससे फेमस हो चुके हैं, उसके ऊपर उनके कई सारे लाइक्स, व्यूज़ आ चुके हैं, वो लोग भी बहुत मुश्किल से उसको बैन करने की बात कर रहे हैं या अनइंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नई लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि जो एक इंडिया ने ऐप बनाया था किसी ने, जो यह बता रहा था कि आपके मोबाइल में किस तरह की चाइनीज़ ऐप्स हैं, उनको आप किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको गूगल प्ले स्टोर ने उड़ा दिया है। दूसरी एक नई खबर आई है कि इंडिया वाले जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, हमारे सभी साथी, कई लोग बोल रहे थे कि मित्रों नाम की एक को आप लोग यूज़ करें। अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज़ है जिसके अंदर बताया है कि मित्रों ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर ने उड़ा दिया है। अब जो गूगल प्ले स्टोर है वो गूगल का है, और जो गूगल है वो अमेरिकन है और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में सबसे बड़ा रशिया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी हम देख रहे हैं कि चाइना की ऐप हमने बैन करने के लिए एक ऐप बनाई, चाहे हमने अपनी खुद की एक ऐप लॉन्च करी और उसको अमेरिका के एक प्लेटफॉर्म ने बैन कर दिया। तो क्या हम एक देश से चीज़ों को हटाकर दूसरे देश पर निर्भर होकर रह सकते हैं? इस बारे में और आगे बात करते हैं। तो हमारे बारे में जब हम बात करते हैं इंडिया के सॉफ्टवेयर के बारे में, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के बारे में, तो कई सारे लोग बड़े खुश होकर बताते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे IIT NITs के बच्चे दुनिया भर में काम कर रहे हैं। कई लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि शिवा अय्यादुरई जो इंडियन हैं, उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। इसके अलावा कई सारे लोग बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि सबीर भाटिया ने हॉटमेल का आविष्कार किया। इसी के साथ कई सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि गूगल में सुंदर पिचाई जो हैं वो CEO हैं। इसके बाद हम दूसरे माइक्रोसॉफ्ट पर आते हैं तो सत्या नडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो नासा में कई सारे इंडियंस हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में इंडियंस हैं। लेकिन ये सारे के सारे अमेरिका में क्यों हैं? सवाल यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का यदि कोई CEO है, गूगल का यदि कोई इंडियन CEO है, तो वो इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल क्यों नहीं बना पाया? कई सारी छोटी छोटी कंपनीज इंडिया के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो दूसरे के सॉफ्टवेयर्स को लेकर उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर हम उन लोगों का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, या फिर हम उन लोगों का कॉल सेंटर सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया के पास जो प्लेटफॉर्म दुनिया भर के सभी लोग यूज़ कर रहे हो, जैसे कि गूगल होता है, एप्पल होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, जो दुनिया में कई देशों में प्रयोग हो रहे हो? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे टेकीज़ या हमारे इंजीनियर्स बना पाए हैं? यदि नहीं बना पाए तो हमको इन लोगों पर क्या गर्व करना चाहिए जो लोग अमेरिका में बैठकर ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं? मैं मानता हूँ वो लोग इंडियन हैं, वो लोग इंडिया को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, और उन लोगों ने जो किया है वो बहुत ही महान कार्य है, और उन लोगों के अंदर बहुत सारी टेक्निकल क्षमताएं भी हैं। लेकिन भारत के अंदर इस तरह का कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ये एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि स्वदेशी स्टार्टअप और स्वदेशी टेक्नोलॉजी में ये एक बड़ा मुद्दा है।
इसके बाद हम आगे आते हैं दूसरे कई मुद्दों पर, जैसे कि भारत सरकार में भी मोदी गवर्नमेंट आई है और मोदी गवर्नमेंट ने कई शुरुआत से, जब से वो आए 15 से, स्टार्टअप इंडिया की बात करी है, मेक इन इंडिया की बात करी है, मेड इन इंडिया की बात करी है, जिसका राहुल गांधी कई बार मजाक भी उड़ाते हैं, वो शेर के बारे में एक बयान देते हैं। लेकिन राहुल गांधी के समय भी, जब 70 सालों से वो सरकार थी, उस समय भी कुछ बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया में हो नहीं सका। तो क्या ऐसा है जिससे कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाया जा सकता है? एक सरकार अपनी तरफ से इतना कर सकती है, जैसा कि मोदी सरकार ने मुद्रा लोन दिया, मुद्रा के अंदर शिशु लोन है, उससे बड़ा लोन है, उससे भी बड़ा लोन है, तो आप सबसे छोटे से छोटे यहाँ तक के स्ट्रीट वेंडर्स तक को लोन देने की बात भारत सरकार ने कर दी है। इसके अलावा भारत सरकार ने एमएसएमई इंडस्ट्री, जो कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, तो उसके अंदर भी सरकार ने कई सारे परिवर्तन किए हैं। अभी निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की है कोरोना के बाद। जी हाँ, जब भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मंदी आई तो उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ स्वदेशी स्टार्टअप्स को, भारत के अंदर उद्योग करने वालों को मिलेंगे। इसके अंदर पहले की परिभाषा भी एमएसएमई की बदली गई है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले एमएसएमई की परिभाषा के अंदर माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होते थे 25 लाख तक के अंडर वाले होते थे। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते थे वो 25 लाख से 5 करोड़ तक के होते थे, और मीडियम एंटरप्राइजेस 5 करोड़ से 10 करोड़ के अंडर में होते थे। तो इसको परिभाषा बदलकर मीडियम एंटरप्राइजेस को 50 करोड़ से 250 करोड़ तक के बीच में कर दिया है। तो जो सपोर्ट सिस्टम एमएसएमईज को मिलते थे वो 50 करोड़ से 250 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनीज को भी मिलेंगे। इसके अलावा जो 25 लाख से नीचे का काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारी सहूलियतें, यहाँ तक कि स्ट्रीट वेंडर्स तक के लिए लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इतने दिनों से स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टैंड अप की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ से स्टार्टअप क्यों नहीं निकल रहे? क्यों कोई हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पा रहा? क्यों कोई हमारे यहाँ गूगल नहीं बना पा रहा? इसके अलावा मैं बात करूँ एक ऐसी कंपनी जो कि फेसबुक एक 21 साल के 18 साल के लड़के ने बना दी, उसमें भी कई लोग बोलते हैं कि वो एक इंडियन का आइडिया था जिसने उस पर सू भी किया बाद में, उसके बाद वो केस जकरबर्ग जीत गया, उनका कुछ सेटलमेंट हुआ। इट डजंट मैटर, द मैटर इज हमारे पास अभी क्या कोई ऐसी ग्लोबल कंपनी है जिसको दुनिया भर के यूजर्स और दुनिया भर के युवा यूज कर रहे हो? जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक दुनिया भर के युवा और भारत में सबसे ज़्यादा युवा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो हमने नहीं बनाई है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो गूगल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन आज बन चुका है, डक 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 गो और ऐसे कई सारे बिंग वगैरह हैं, लेकिन उनका उतना ख्याति नहीं है जितनी गूगल की है। लेकिन गूगल क्या हमने बनाया? नहीं। हमारे लोग काम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या इंडिया का कोई ऐसा सर्च इंजन है? नहीं। अमेज़न जैसी एक कंपनी है जो दुनिया भर में उसने सामान बेचना ऑनलाइन शुरू किया और आज दुनिया में कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में और डेटा सर्वर्स के मामले में वो नंबर 1 कंपनी हो गई है। क्या अमेज़न जैसी कोई कंपनी है? नहीं। जी हाँ, कुछ लोगों ने इसकी नकल करने की कोशिश की थी, नकल कर कई सारी कंपनियां भारत में आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि वो ओरिजिनल आइडिया नहीं था। मैं जो बात कर रहा हूं उसके जैसी कंपनी का नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूं वो ओरिजिनल आइडिया का इंडिया ने कुछ ऐसा पुट किया किसी हमारे इंजीनियर ने, जिसके कारण वो आइडिया दुनिया भर में फैल गया हो और उसके कारण वो दुनिया भर में मोनोपोली हमारी हो गई हो। तो उस तरह की चीज़ें नहीं है। अमेज़न की नकल करके फ्लिपकार्ट, स्नैपडील बने थे, लेकिन बहुत दिनों बाद वो भी लॉस में चले गए और आज यदि हम देखेंगे तो फ्लिपकार्ट की 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास चली गई है। तो फ्लिपकार्ट भी अब हमारी कंपनी नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि वो आइडिया एक कॉपीड आइडिया था, तो वो जो मेन जो कंपनी थी उसकी बराबरी नहीं कर पाया, तब तक वो कंपनी और आगे बढ़ती चली गई। तो इस तरह से उन लोगों ने भी हालांकि बेचकर अपने नए स्टार्टअप्स और फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, बट द थिंग इज हमारी ऐसी कंपनी क्यों नहीं दुनिया भर में फैल पा रही। इसके अलावा यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट है जो हर किसी के कंप्यूटर में फैला हुआ है दुनिया में, काफ़ी जगह पर नहीं भी होगा लेकिन सबसे ज़्यादा तो वही है। तो उसके बाद क्या वो हमने बना पाए ऐसा कुछ? हमने एक बॉस बनाया जो कि सिर्फ DRDO और कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया। उसके बाद उसका सपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो कि उसे आगे बढ़ा पाता। बॉस के अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो मैं जानता हूं कि कर्नल जो था वो लिनक्स का हमने यूज़ किया है। जी हाँ, लिनक्स टॉरवेल्ड नाम के एक व्यक्ति थे। लिनक्स टॉरवेल्ड ने एक कर्नल बनाया था। कर्नल ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले का एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आप उसे कह सकते हैं, तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। तो कर्नल हमने लिनक्स का ही यूज़ करके बॉस
और फिर कई सारे लोग दुनिया में फेडोरा वेडोरा और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, काली लिनक्स और एक्सेट्रा, बट ओरिजिनल आइडिया जो है वो हमारे यहाँ से नहीं आ रहा। कर्नेल बनाने का आइडिया या रिसर्च का कुछ आइडिया या हमारा खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे देश भर में चले, चाइना ने जैसा कि कर रखा है। चाइना में बहुत सारी ऐप्स जैसे कि ये गूगल है या जो अमेरिका में चलती हैं सोशल मीडिया की ऐप्स भी, वो सब चाइना ने बैन करके अपना खुद का बना रखा है। तो हम लोगों ने क्या इस विषय में सोचा? तो ये एक हमारी सबसे बड़ी कमी रह रही है कि सरकार के इतने फंड करने के बाद, सरकार के इतनी मदद करने के बाद भी हमारे लोग उस तरह का स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं। एक फेसबुक का मालिक ज़करबर्ग, एक स्टीव जॉब्स एप्पल का मालिक, वो आते हैं नीम करोली बाबा से मोटिवेट होते हैं, हिमालय की यात्रा करते हैं और प्रभावित होकर वापस जाकर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल देते हैं। लेकिन वो बाबा जिस देश में रहते हैं उस देश के युवाओं से इंस्पायर होकर चीज़ें नहीं खोल पाते। वो सिर्फ जॉब के पीछे पड़े हुए हैं कि हम इनकी कंपनी में किसी तरह से नौकर बन जाएं। इवन IIMITs के अंदर भी बहुत सालों तक ये चलन चलता रहा कि किस तरह से मुझे फॉरेन की हाईएस्ट पैकेज की जॉब मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी कंपनी खोलूं या अपना कुछ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करूं। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो यदि आप लोग ज़करबर्ग की कहानी पढ़ेंगे तो शुरू में उसके पास भी कोई पैसे नहीं थे। स्टीव जॉब्स की कहानी पढ़ेंगे तो शुरू में उसके पास भी कुछ नहीं था, गैरेज के अंदर एप्पल शुरू करी थी। इवन बिल गेट्स के भी फादर ज़रूर नौकरी में थे सरकार के साथ, लेकिन बिल गेट्स ने भी एक झूठ बोलकर IBM के साथ पहले सॉफ्टवेयर बनाने से एक शुरुआत की थी। तो इन सब के पास भी कोई चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज या गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम नहीं था। इन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग के ज़रिए धीरे धीरे कोडिंग कर कर कुछ चीज़ डेवलप करी और उसको शुरू में बेचा नहीं। ज़करबर्ग को कई सारे ऑप्शन थे कि वो फेसबुक को बेच देते, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा, उसके कारण वो आज यहाँ तक पहुँच गए। और आज उन्होंने इंस्टाग्राम भी ले लिया है, व्हाट्सअप भी ले लिया है, तो उसका भी दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कई सारे इन चीज़ों के साथ साथ खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, जिनके बारे में इश्यूज़ रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी हमें बात करनी चाहिए। आज आप लोग जो कुछ भी आपने देखा होगा, आपको यदि कोई चीज़ सर्च करनी है गूगल पर खरीदने के लिए, जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, कपड़े, तो आपने कपड़े नाम से कुछ भी सर्च किया, क्लोथ्स, चाइल्ड क्लोथ्स या मेन क्लोथ्स, वुमेन क्लोथ्स, व्हाटएवर, तुरंत के तुरंत आप जैसे फेसबुक खोलते हैं उसके बगल में उसका ऐड आने लगता है। आप कोई सी भी वेबसाइट खोलते हैं उसके बगल में उसी चीज़ का ऐड आता है। आप गौर से देखोगे, जो चीज़ आपने सर्च की थी। ये कैसे होता है? जबकि आपने उस समय गूगल में, जीमेल में लॉगिन नहीं कर रखा होता है, उसके बाद भी आपके सर्च इंजन से आप ट्रैक होते हो। इसी तरह से आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी कि आप कहीं पर जाते हो, किसी साइट पर क्लिक करते हो, उसी चीज़ का लिंक बाद में दूसरी जगह पर आपको नज़र आने लगता है। या आपने जो भी चीज़, कई बार तो ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ कि आप जीमेल पर किसी अपने दोस्त को ईमेल करते हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ के ऐड आपको आने लगते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपके जीमेल के सारे मेल ट्रैक हो रहे हैं, आपके फेसबुक पर लिखी हुई सारी पोस्ट ट्रैक हो रही हैं। ये सारी कंपनीज आपस में एक दूसरे से डेटा शेयर कर रही हैं, और अमेरिकन कॉरपोरेट्स और वर्ल्ड के कॉरपोरेशंस को ये डेटा बहुत अधिक मात्रा में बेचा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फेसबुक ऐड, गूगल ऐड की जब बात होती है, 18 से 20 साल के लोगों में ये पॉपुलर है, उनके एनालिटिक्स बताते हैं। 30 से 35 के बीच में ये पॉपुलर है, ये लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर शेयर कर रहे हैं। सारा का सारा डेटा सर्वर्स पर शेयर होकर दुनिया के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास जा रहा है। तो आपको यदि इन लोगों से कम्पीट करना है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ किस लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। और कई लोगों का भी ये मानना होगा कि ये हो रहा है तो क्या करेंगे, तो हमारी सहूलियत बढ़ा रहा है, या ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा ही है, हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब मैं बताता हूँ इसके नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि धीरे 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 करके दुनिया ऑनलाइन होती जा रही है, और ऑनलाइन होने के साथ साथ आपके पेइंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पेटीएम वगैरह है, या आपके पैसे देने के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं। आपके बैंकिंग के सारे सिस्टम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस उसी मोबाइल से कर रहे हो, उसी कंप्यूटर से कर रहे हो, उसी कंप्यूटर के अंदर आप लोग फेसबुक और ये सारी ऐप्स भी यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कुकीज़ के द्वारा ट्रैक होकर उन वेबसाइट्स पर जा रही हैं। अब जैसे जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनका तो मान लिया कि उन लोगों के कुछ कंडीशंस साइन हैं कि वो लोग डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कई सारी छोटी छोटी ऐप्स आ जाती हैं। चाइना की ऐप हैं, या बहुत सारी इस तरह की ऐप्स जो गेम की ऐप्स हैं, या फेसबुक के अंदर ही गेम के कुछ ऐप होते हैं जिसमें आप क्लिक करते हो, वो आपकी उम्र 20 साल बाद कैसी होगी ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये थर्ड पार्टी के ऐप्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। जब आप इन पर क्लिक करते हो तो आपका बहुत सारा डेटा इनके अंदर चला जाता है, और ये लोग कई बार एक कुकी या एक कुछ सॉफ्टवेयर या ट्रोजन वेयर नाम का एक वायरस या सॉफ्टवेयर करके आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद जब आप लोग आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स डालते हो, पासवर्ड डालते हो, उसको ये लोग कॉपी करके अपने पास ले लेते हैं, और हैकर्स आपका कभी भी कोई भी डेटा चुरा सकते हैं।
कई सारे अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ है पॉलिटिशियंस के साथ और बहुत सारे बिजनेस कॉरपोरेट्स के साथ कि उनके मोबाइल का कैमरा हैक हो गया है। अब रात को वो सो रहे हैं, सोते समय उनके मोबाइल का कैमरा जो है वो ऑन रह गया है, ऑन नहीं रहा है, असल में वो हैकर्स ने वो ट्रोजन उनके मोबाइल के अंदर छोड़ दिया जिससे वो कैमरा ऑन हो गया। तो उनके सोते समय की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, या फिर बिजनेस मीटिंग्स की बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। नेता लोग जो अपनी जेब में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, उस मोबाइल में क्या क्या बातें हो रही हैं वो सारी की सारी उस मोबाइल में रिकॉर्ड होकर कहीं पर सेंड हो रही हैं, किसी को नहीं पता। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर, जो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या इंजीनियरिंग की साधारण कॉलेज से भी पढ़ाई कर रहा है, वो ये जानता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। यदि आप इंटरनेट 24 घंटे ऑन रखते हो और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डालना जो एक कॉपी कर कर चीज़ को सेंड कर दे, इट इज़ वेरी ईजी। ये मतलब 20-30 साल पहले हो जाता था, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे और आगे निकल गई है। दूसरी एक चीज़ का खतरा जो डेटा सिक्योरिटी पर उठाते हैं कई लोग, आधार कार्ड के अंदर आपका आई रेटिना और जो फिंगरप्रिंट का डेटा है वो सारा का सारा डेटा चला गया है, और फ्यूचर में जो पासवर्ड्स होंगे वो ABCD 1 2 3 4 कैपिटल A@1 2 3 ये सब नहीं होंगे। ये सब हैक इजीली हो जाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर से। तो आगे जो फ्यूचर पासवर्ड्स होने हैं, जो आपके पास यूनिक चीज़ होती है, वो होता है आपका आई रेटिना और आपका फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट और आई रेटिना के सारा का सारा डेटा आपके आधार के अंदर डेटा के अंदर है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय शुरू हुआ था। नंदन नीलकणी भी उसके प्रोजेक्ट में थे। तो इसके ऊपर भी कई सारे लोग यह इल्ज़ाम लगाते हैं, आज भी इल्ज़ाम लगाते हैं इवन, कि इसका जो डेटा सेव हुआ है उसके सर्वर्स अमेजन से रेंटेड हैं। तो अमेरिका के पास भी काफ़ी सारा डेटा हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारे आई रेटिना का जा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में भी इंडिया को सोचना पड़ेगा। इंडिया में कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे विधायक, कई सारे पुलिस अधिकारी, डिफेंस तो अब सुधर गया है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी जीमेल का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे आपने इवन इंडियन एयरफोर्स और जवानों के भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि उनको हनी ट्रैप के अंदर फेसबुक या इन पर कुछ लड़कियों ने, पाकिस्तान के ISI एजेंट्स ने फंसाया और उसके बाद उन लोगों से जानकारी ली, क्योंकि उनके कुछ वीडियो फुटेज उन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए थे। तो इस तरह की भी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मैंने डेटा सिक्योरिटी का इशू बताया, कि आपकी जो भी चीज़ें सेव हो रही हैं, अब हम लोग तो जैसे आम लोग हैं, आम लोगों की चीज़ें चोरी कर कर किसी को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मिनिस्टर लेवल के लोग, हमारे कॉरपोरेट लेवल के लोग, हमारे डिफेंस लेवल के लोग, हमारे अधिकारी जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो पॉलिसी बनने से पहले एक व्यक्ति तक पहुँच जाती है। आप सोचो, एक ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी है, उसको यदि पता चल जाए कि सरकार ये पॉलिसी लाने वाली है, वो सबसे पहले अपनी ट्रैक्टर को लाकर पटक देगी और उसका ट्रैक्टर इंडिया के ट्रैक्टर से पहले बिक जाएगा। ये होता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की, GM क्रॉप की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, कैसे पॉलिसी बनने से पहले उनके पास चीज़ें पहुँच जाती हैं, ये इसका एक बड़ा नमूना है। और जो दुनिया इस समय चल रही है वो इन्फॉर्मेशन का युग इसे कहा जाता है। सबसे पहले कृषि का युग था, कृषि के बाद जो वॉरियर्स आए उस समय एक अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का युग था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बिग कॉरपोरेशंस का युग था, उसके बाद आज जो है वो इन्फॉर्मेशन युग है। इन्फॉर्मेशन जिसके पास सबसे पहले होगी वो इसमें जीतेगा। तो इन्फॉर्मेशन युग के अंदर हम लोग पिछड़ रहे हैं, हम लोग, क्योंकि हमारे पास अपने सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं, हमारे पास अपने ऐप्स नहीं हैं, हमारे पास अपने सर्वर्स नहीं हैं। इवन कुछ लोग यदि सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारी मैंने ऐप्स देखी कि जब फेसबुक बनी थी तो उसके जैसी किसी ने नकल कर दी थी, ट्विटर बना तो उसके जैसी किसी ने नकल कर दी, टिकटॉक बना तो उसकी भी कई लोगों ने नकल करके आज ऐप्स बना लिए। लेकिन नकल करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि नकल करने के साथ साथ आपके पास सर्वर्स नहीं है, उस कैपेसिटी के सर्वर्स। उस वेबसाइट पर जैसे ही 1000-10,000 लोगों का एक साथ ट्रैफिक आता है, उसके बाद आप हैंडल नहीं कर पाते। 50,000 1 लाख लोगों का ट्रैफिक आ जाता है, आपकी स्लो हो जाती है वेबसाइट, स्लो होकर हैंग होने लगती है और आप लोग उसको बंद कर देते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी पहले से सॉर्ट आउट करके रखना होगा। हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर्स, नेटवर्किंग, ये सारे के सारे लोगों को बिठा कर रखना पड़ेगा। आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के बना कर बेचते हैं। जी हाँ, ये शर्मनाक बात है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है कि माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स बेचे जाते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो कंपनी वाले, दुकान वाले माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन लोगों के पास चिप भी होती है, उन लोगों के पास EI का भी मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी है, टेलीकम्युनिकेशन का, सॉफ्टवेयर का, और वो लोग इन सभी चीज़ों को बनाना जानते हैं। इन सभी लोगों को कलेक्ट कर कर सरकार इनका एक बड़ा उपयोग कर कर अपनी चिप्स, अपने सारे के सारे डिवाइसेस, अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी, अपनी हार्ड डिस्क, ये सारी डिवाइस बना सकती है। तो ऐसा नहीं है इंडिया में ज्ञान नहीं है, इंडिया में डिग्रियों के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। जी हाँ, मैकॉले की इस बारे में बात करना बहुत आवश्यक है इस समय, कि मैकॉले ने एक बात कही थी कि मैं ऐसे भारतीय बनाना चाहता हूँ जो शरीर से तो भारतीय हों लेकिन मन से विदेशी हों।
मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को समाप्त करना चाहता हूँ और इस तरह का एक सिस्टम लाना चाहता हूँ जिस सिस्टम के अंदर लोग अंग्रेज़ों की तरफ हर चीज़ में देखें, हर चीज़ में हमें बड़ा समझें और स्वयं को पिछड़ा समझें। और मैं बाबुओं की एक टीम खड़ी करना चाहता हूं जिनके ऊपर लीड हम करें, लेकिन वो बाबू हर समय नौकरी करते रहें हमारी, हम ऑर्डर दें उसको वो फॉलो करें। और यही अनफॉर्चुनेटली बाद में मैकॉले एजुकेशन ने किया। आज़ादी के पहले कम किया, आज़ादी के बाद ज़्यादा कर दिया। इसलिए आज जब मोदी सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की बात करती है, हम इतने पैकेजेस देते हैं कि हम लोन दे रहे हैं, फ्री में लोन दे रहे हैं, कोलेट्रल के बिना लोन दे रहे हैं, सरकार आपका लोन चुकाएगी, उसके बाद भी युवा आगे नहीं आते और ये नहीं बोलते कि मुझे एक कंपनी खोलनी है। युवा यही अवसर में है कि आप कंपनी खोल दो, मैं नौकरी कर लूँगा। मजदूरों का भी वही हाल है कि आप साहब कुछ दे दो, मैं नौकरी कर लूँगा। लघु उद्योगों की जब हम बात कर रहे हैं, स्वदेशी उद्योगों की हम बात कर रहे हैं, आप जिस भी गांव में जाओ, मैं भारत के कम से कम 22 राज्यों में घूमा हूँ। 2009 से लेकर राजीव दीक्षित जी के साथ जुड़ने के बाद से पॉलिसी मेकिंग तक 2019 तक मैं कई राज्यों में गया। हर जगह की समस्या यही है कि लोग ये चाह रहे हैं कि हमें कहीं से नौकरी मिल जाए। आज भी जब कोरोना लॉकडाउन हुआ, इवन विपक्ष भी, अनफॉर्चुनेटली विपक्ष जो है देश का, वो भी सरकार से यही बोल रहा है कि नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। कोई भी आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं कर रहा। और अनफॉर्चुनेटली एक बात और है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम भी जो मैकॉले ने डिज़ाइन किया, उसके अंदर इसी तरह से सबको ट्रेन किया गया कि इंग्लिश सीखो नौकरी लगेगी, ये याद कर लो नौकरी लगेगी, आप फैक्ट्स को रट लो नौकरी लगेगी। तो रटने में पूरा सिस्टम बर्बाद गया। और वो रटा इसलिए गया कि इंटरव्यू में बोलकर किसी के यहाँ जॉब कर सकें। लेकिन उस फिजिक्स को यदि बेटर तरीके से समझा होता तो शायद आज सीवी रमन निकल रहे होते, आज जगदीश चंद्र बसु निकल रहे होते, जो आज़ादी के पहले नोबेल लॉरिएट हो चुके हैं। बोजोन नाम का एक पार्टिकल उनके नाम पर आइंस्टाइन और बोजोन ने बनाया, लेकिन उसके पहले उन लोगों को नोबेल मिल गया। लेकिन आज़ादी के बाद अनफॉर्चुनेटली आज तक साइंस में कोई नोबेल इंडिया का नहीं। पीस प्राइज में नोबेल है, लेकिन साइंस के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, इनके अंदर नोबेल नहीं है। हम जानते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंदर लेफ्ट विंग राइट विंग का बहुत ज़्यादा बायस होता है, उसके कारण अवार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन साइंस के अंदर बायस कम होता है। साइंस के अंदर तो कुछ मिल सकता था, लेकिन साइंस में हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? इसके बहुत सारे कारण हैं। अब्दुल कलाम वगैरह जैसे साइंटिस्ट भी जो हमारे देश में आगे बढ़े, उन्होंने कहा पहला तो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, दूसरा राष्ट्रवाद का भाव शिक्षा के अंदर होना चाहिए। यदि राष्ट्रवाद का भाव आप देश के लोगों में, युवाओं में नहीं भरेंगे तो वो ब्रेन ड्रेन होकर वहाँ जाएंगे ही जहाँ पर आप लोग आज उन्हें देख रहे हैं, विदेशों में भागेंगे। तो एक तो राष्ट्रवाद, दूसरा मातृभाषा और तीसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आप 1960 का सिलेबस 2000 के अंदर पढ़ाओगे। आप यदि माइक्रो प्रोसेसर में 6600 पढ़ा रहे हो और आज यदि आप देखोगे कि नई टेक्नोलॉजी चल रही है जो आपकी इसके अंदर आप देखते हैं सारा का सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो चल रही है, तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा नई है और आप बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो। आप जावा तब पढ़ाते हो जब जावा दुनिया में रिडंडेंट हो जाती है, वहाँ एडवांस जावा आ गई, पाइथन आ गई, आप कुछ और पढ़ा रहे हो। तो इन चीज़ों को कंटिन्यूसली अपडेट कॉलेजेस के स्तर पर करना पड़ेगा। कई सारे यूथ के साथ साथ उन लोगों को भी जो डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे टैलेंटेड यूथ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं। मैं 2-3 को ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई सारी बहुत अच्छी कोडिंग कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री ना होने के कारण वो कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं हैं। और बहुत सारे प्रोफेसर्स जो पीएचडी की डिग्री ले लेकर कॉलेजेस में बैठे हैं, उनको सिवाय उन बुक्स के रटी हुई किताबों के कुछ भी नहीं आता। आप उनसे खुद से कुछ बनवा लो तो उनने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं किया है। तो इस तरह के भी एक विषमता हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है। तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से एक तो एजुकेशन सिस्टम में सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा, यूथ से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि एक समय था जब आर्यभट्ट ने हमारे यहाँ ज़ीरो की खोज की थी, उसके बाद पिंगलक जो हैं उन्होंने बाइनरी सिस्टम डिज़ाइन किया था, उसके बाद संस्कृत के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ। अभी हम यदि बात करें अगस्त संहिता के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, भारद्वाज ऋषि ने जो हमारे यहाँ वैमानिका शास्त्र की बात की थी, तो उसके बाद इन्वेजन्स हुए, मुगल इन्वेजन और ब्रिटिश इन्वेजन, जिसके कारण हमारा साइंस बहुत साल रुक गया। लेकिन उसके बाद भी जेसी बोस जो थे और रामानुजन जो थे, इन लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा काम किया। सीवी रमन ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, सतीश धवन जैसे देशभक्त लोग जो हमारे
विदेशों से इतने ऑफर होने के बाद भी, होमी जहांगीर भाभा जैसे लोग विदेशों से इतने ऑफर होने के बाद भी करोड़ों करोड़ों रुपयों के ऑफर छोड़कर देश के अंदर लगे रहे, उन लोगों ने बहुत कुछ डेवलप किया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का जिस टीम ने क्रायोजेनिक इंजन इंडिया के अंदर बना कर दिया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर भाटकर का, डॉक्टर CK राजू का, जिन्होंने सुपर कंप्यूटर इंडिया के अंदर बनाया जब राजीव गांधी को सुपर कंप्यूटर देने से अमेरिका ने मना कर दिया था। तो ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है, ऐसे लोग जो देश के अंदर रहते हुए देश के अंदर टेक्नोलॉजी का विकास करें और सरकार उन पर भरोसा करे। एक पूरी की पूरी IT डिपार्टमेंट जो होता है, IT हमारी मिनिस्ट्री होती है, उसके अंदर सरकार को चाहिए कि उन लोगों को कंसोलिडेट करे, उनको बिठाए और उनको उनके तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करने दे। कागजी कार्रवाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए। यदि ये हुआ और उसके अंदर यूथ और ओल्ड लोगों का यदि एक्सपीरियंस और यूथ की एनर्जी, इन दोनों को कोरिलेट कर कर काम किया जाए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में विकसित हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे डेवलपमेंट की चीज़ें अपने देश के अंदर बना सकते हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा हो रहा है दुनिया में, इंडिया में। जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है और भी बहुत सारे स्टार्टअप बेंगलोर के अंदर अभी धीरे धीरे करके उभर रहे हैं। बट उनमें से जैसे कि हमारा ओयो रूम्स का है या बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, ओला वगैरह भी इंडिया की है, लेकिन वो उबेर की तरह चलने की कोशिश कर रही है, अभी थोड़े लॉस में है। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो उभर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे ही और नए नए आइडियाज़ के साथ इंडियंस को आना चाहिए, कुछ इस तरह के आइडियाज़ के साथ आना चाहिए जो दुनिया में अब तक नहीं है। तो वो आइडियाज़ पर यदि हम काम करेंगे, आगे जो फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन का, तो हो सकता है हम कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना लें जो दुनिया भर के यूथ यूज़ करें। और जब ये होने लगेगा तब इंडिया विश्वगुरु बनेगा। यदि हम उनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म की कॉपी करके नकली बनाएंगे और उसके मैसेजेस भेजेंगे कि आप ये इंस्टॉल कर लो, वो अनइंस्टॉल कर दो, तो ये नहीं होने वाला। क्योंकि आप अनइंस्टॉल करवा के भी इंडिया तक ही सीमित रह जाओगे। आपकी जो ऐप है वो दुनिया के लोग क्यों इंस्टॉल करेंगे, जबकि पहले से एक ऐप दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। तो आपको नकल की जगह एक नई टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट को अपने खुद के सर्वर्स बैठाने चाहिए आधार का डेटा सेव करने के लिए, मिनिस्ट्री का डेटा सेव करने के लिए। सभी मिनिस्टर्स के लिए NIC जो है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, तो उससे भी फास्ट एक सिस्टम बनाकर ईमेल IDs बनाने चाहिए जिससे मिनिस्ट्री के अधिकारी लोग और सरकारी लोग उसके थ्रू ईमेल करें जो पूरी तरह से एनक्रिप्ट हों और पूरी तरह से विदेशी प्रभाव से बचे हुए रहें। इसके अलावा अभी दुनिया में भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में WTO के अंदर इंडिया को कुछ मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे कि प्ले स्टोर है। अभी प्ले स्टोर तो पूरी तरह से एंड्रॉयड का गूगल के ही हाथ में है। आप क्या करोगे? कल की जो मैं आज की आपको न्यूज़ बता रहा था इंडियन एक्सप्रेस की, कि इंडिया की मित्रो ऐप और एक जो चाइनीज़ ऐप को हटाने वाली ऐप थी, उन दोनों ऐप को प्ले स्टोर ने हटा लिया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। वो आप देखिए, चाइना का तो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमारा कितना सगा है। अमेरिका में एक विंग है राइट विंग, एक है लेफ्ट विंग। यदि राइट विंग डोनाल्ड ट्रंप जब तक है वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, लेकिन यदि लेफ्ट विंग आ जाता है उस समय अमेरिका चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा, ये आप कैसे कह सकते हो। कई सारे वॉर्स के अंदर अमेरिका ने हमारा विरोध किया है, हम देख चुके हैं पहले। आज हमारे सपोर्ट में है, लेकिन पहले का भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा WTO के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं, जब 90s के अंदर जो लड़ाई आज़ादी बचाओ आंदोलन और बहुत सारे लोगों ने, स्वदेशी जागरण मंच इत्यादि ने लड़ी थी। मॉन्सेंटो की एक लड़ाई अलग एक स्तर पर चल रही है। तो डेटा सिक्योरिटी के अंदर भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ICANN नाम की एक संस्था है, ICANN नाम की संस्था ही डोमेन नेम क्यों बेचती है? आपको .org चाहिए, .in चाहिए, .a चाहिए, तो उसी के हाथ में पूरा कंट्रोलिंग क्यों है? सर्वर्स का कंट्रोलिंग कहाँ से है? इंटरनेट कहाँ से चलता है, संचालित होता है? इनका कंट्रोल सबसे ज़्यादा किसके हाथ में है? ये चीज़ें जब आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ अमेरिका के हाथ में है। और बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी उन्हीं के हैं जो दुनिया में इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल करते हैं। तो हम लोगों को अमेरिका चाइना दोनों से ही बचकर रहना चाहिए। ये बात सच है कि स्वदेशी के बात करते समय हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि WTO भी है इस समय और हम लोग दुनिया से भी बंधे हुए हैं और यूनाइटेड नेशंस से भी जुड़े हैं, तो हमको सबके साथ व्यापार करना है, लेकिन अपने हित भी उसमें देखने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों को इस समय बना के रखनी पड़ेंगी जो हमारी स्वयं की हों, क्योंकि यदि किसी कंट्री से कभी वॉर सिचुएशन होती है और वो कंट्री हमारा सारा का सारा सिस्टम बंद कर देती है, तो हमारे पास वैकल्पिक रूप से उतनी पावर होनी चाहिए कि अपने दम पर अपने सिस्टम्स को खड़ा कर कर पूरे देश को चला सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी
एक देश पर निर्भर हो जाएं और वो देश वहाँ से एक बटन दबाकर सारा का सारा आपका इन्फॉर्मेशन, सारे न्यूज़ सोर्स बंद कर दे। और इराक में जिस तरह से हमले हो रहे थे तो सारी की सारी खबर CNN से ही आ रही थी, उसी तरह से ऐसा ना हो कि इंडिया के अंदर कश्मीर का एक पर्टिकुलर नैरेटिव इंग्लिश मीडिया ही दुनिया में चलाती रहे और हमारी कोई मीडिया का वहाँ पर नैरेटिव ही ना हो, हमारे इंटरनेट का, हमारी सोशल मीडिया का कोई नैरेटिव ही ना हो। तो क्यों ना इंडिया के यूथ एक ऐसी सोशल मीडिया नेटवर्क बनाए जो दुनिया का यूथ उसको कॉपी करे या उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। विकीपीडिया जैसा कोई सिस्टम हमारा क्यों नहीं है, सर्च इंजन गूगल जैसा हमारा क्यों नहीं है, मार्केट में सेल करने के प्रोडक्ट्स का एक हमारा, जैसे चाइना ने अलीबाबा बना के रखा है, हम लोगों का उतना बड़ा कोई सिस्टम क्यों नहीं है। तो हम लोगों को इन सभी विषयों पर सोचना पड़ेगा। और स्वदेशी टेक्नोलॉजी की बात करते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी लाना इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भविष्य है वो टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ही निर्धारित करेगी कि दुनिया में कौन दुनिया पे कंट्रोल करेगा, कौन दुनिया का विश्वगुरु बनेगा। क्योंकि एक बटन दबाने से आप बहुत कुछ सैटेलाइट के द्वारा दुनिया में कंट्रोल कर पाओगे। तो इस फील्ड में हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए और यूथ को भी सरकार का साथ देना चाहिए। धन्यवाद।